हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल नए सेशन में 12th फिजिक्स के लिए। और आप बाकी सारी लेक्चर सीरीज देख रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे आई थिंक। तो और आगे अपन बढ़ते हैं। आज की जो लेक्चर सीरीज होने वाली है, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अपना जो चल रहा है यूनिट नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो आप हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए, परखिए और नोट भी करते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और नोट जरूर करते रहिए। और अपन स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बातें हैं अपन को देखनी है। आज के जो लेक्चर में अपन को जो मेन बातें फोकस करना है, एक तो अपन को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ पे फोकस करना है। फर्स्ट लॉ अपन पढ़ चुके हैं, जो करंट रूल था, जो करंट लूप रूल एक तरीके से अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, या फिर मैश रूल भी बोलते हैं उसको और किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है ये। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो अपन आज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जाके अपने बहुत सारे पार्ट्स में काम आएगा और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक अपना चैप्टर नंबर 3 का, जो है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट डाल के लिख रहा हूं। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर एक और नाम से भी इसको बोला गया है, और मैश रूल, और इसको मैश लूप रूल बोलते हैं। मैश लूप रूल और केवीएल। केवीएल नाम से भी बोला गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये इसके नेम्स है जो अपन को ध्यान रखने हैं, जो अपने आगे जाके काम आने वाले हैं। इन नेम्स के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो यहाँ पे किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर इसको बोलते हैं मैश लूप रूल, या फिर इसको बोलते हैं केवीएल। अब ये लॉ बोलता क्या है, ये हमेशा जो फॉलो होता है ये किसी क्लोज सर्किट के अंदर फॉलो होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको ओम्स लॉ पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही है ये। तो आप समझिए पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा पूरा। तो क्या बोलता है ये रूल, इट स्टेट्स दैट in any closed part of an electrical circuit comma the algebraic sum of the EMF, the algebraic sum of the EMF जो कैपिटल ई से नोट करते हैं, is equal to the algebraic sum of the products of the resistance and current. Resistance and current flowing through
through them. It is also called loop rule. It is also called loop rule. इसको लूप रूल भी कहते हैं। और ये जो बेस्ड होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं अभी। आप आगे एक और लाइन लिख लीजिए, दिस लॉ। पहले आप इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट स्टेट दैट एनी क्लोज सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, मतलब एल्जेब्रिक सम को आप डिनोट करोगे इस तरीके से। ये आपका एल्जेब्रिक सम ईएमएफ का इक्वल है किसके, ये लिखा हुआ ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। तो एल्जेब्रिक सम किसका, रेजिस्टेंस और करंट का, आईआर। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है किसका, लूप रूल का या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ का। और ये लॉ जो बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इसको आप इतना नोट कीजिए, ऊपर लिखता हूं फिर मैं आगे क्या है। देखिए आगे समझिए, आगे आपको लिखना है दिस लॉ is based upon this law is based upon the law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है वो आप समझिए, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं एक लूप। थोड़ा मैं नीचे का रफ कर देता हूँ। ये मैंने कंसिडर कर दिया है क्लोज्ड लूप। इसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां है, आगे आ जाइए। यहाँ पे एक और ईएमएफ सेल बैटरी लगा रखा है मैंने, इसके भी अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है। यहां से अपने पास एक और एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपन इन सबको नेम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी ई एफ। ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपका केवल R बोल रहा हूं मैं इसको, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका E1 हो गया, ये E2 हो गया। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो I1 पास हो रहा है, यहाँ से I2 पास हो रहा है। यहाँ पे जब आएगा तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास कंबाइंड हो जाएगा करंट पूरा। ठीक है, और यहाँ से वापिस से घूम के कितना I2 इन हो जाएगा, I2 और यहाँ पे I1। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इस लूप का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अपन इसका लूप का डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, मगर दोनों लूप्स में एक सरी का डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन में अभी इसका ऐसे घुमा रहा हूँ, ये ऐसे घुमा दिया। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल करूंगा। तो आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे मैं इसको बताता हूँ। छोटा डंडा मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका। तो आगे क्या बोल रहा है ये इसके अंदर, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं पहले। कंसिडर द adjacent circuit in which
in which there are there are there are two cells there are two cells of EMF E1 and E2। ठीक है, दो सेल हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक घेरा और अपन ने एक सर्किट कंसीडर करा है जिसके अंदर अपने पास ईएमएफ दोनों के एक का दो सेल्स के ईएमएफ कितने E1 और E2 है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। आगे लिखेंगे आप अप्लाइंग किरचॉफ्स applying Kirchhoff's voltage लॉ। कौन सा लॉ है ये? वोल्टेज लॉ है। टू द लूप का नाम ध्यान दीजिए, ये मैं लूप ले रहा हूं ABEFA, तो लूप है आपका, ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर का रब कर दीजिए, डायग्राम समझ लीजिए। वोल्टेज लॉ टू लूप जो आपका पहला लूप है वो ABEF फिर A, तो इसका नाम लिख दिया मैंने ABEF फिर A। ठीक है, घूम फिर के वापस कहां पे आना है? A तक आपको आना है। तो आपका लूप क्या हो गया? ये हो गया। इससे आपको क्या मिलेगा? वी गेट। अब देखिए, अभी भी मैंने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक सम मतलब EMF इक्वल होता है किसके? एल्जेब्रिक सम ऑफ IR, करंट और इसके। तो ये लॉ था, इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब जो लूप का डायरेक्शन है वो अपन ने किधर कंसीडर करा है? इधर से इधर करा है, इधर से इधर करा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस इक्वेशन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, देखो EMF का जो करंट जा रहा है वो इधर से इधर जा रहा है, तो देखिए इसका डायरेक्शन भी घूम के यूं करके यूं जा रहा है, तो देखिए इसका डायरेक्शन तो सही है और इसके डायरेक्शन से मैच कर रहा है ये। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? E1 प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो ये माइनस का कितना हो गया? E2 इक्वल टू लगा दीजिए, ये हो गया यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो आपके पास बन रहा है वो ये बन रहा है कि देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है और इस लूप का डायरेक्शन भी अपन ने इस तरफ बताया, तो क्या आ जाएगा? I1 और R1। फिर देखिए माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि देखो इस लूप के अंदर इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इधर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना जाएगा? I2 R2, ये अपने पास आ गया है। ठीक है, इसको अपने पास एक इक्वेशन बन चुका है, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गया, इसको आप नोट कीजिए। फिर अगला लूप जो है वो अपना है BCDE, फिर वापस घूम के B पे आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया इतना। इसको अपन एक काम करते हैं, डायग्राम की मेरे को बहुत जरूरत है, तो इसको एक बॉक्स में कर देता हूँ कैप्चर, नीचे का रब कर देता हूँ मैं। छोटा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने ऊपर वाले लूप के लिए अप्लाई कर दिया ये सब चीजें। अब नीचे वाले लूप के लिए जब अप्लाई करूंगा तो वापिस आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप इस बार जो अपना है वो ये है BCDE फिर B। ठीक है, तो ये लूप है, तो इसमें अपन को क्या मिलेगा? वी गेट। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लूप का डायरेक्शन इधर से इधर है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं, केवल सिंगल एक ही EMF है। तो देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। E2 इक्वल टू लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ IR, ये अपने पास किरचॉफ सेकंड लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना है यहाँ पे देखिए, जब इधर से इधर आया तो इधर का जो करंट का डायरेक्शन है वो देखिए, इधर करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इधर जो IR जो आ जाएगा वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, I2 R2 प्लस इधर देखिए रेजिस्टेंस तो R है, मगर यहाँ पे करंट कितना है आपके पास? करंट है आपके पास I1 प्लस I2 और यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, ओनली सिंगल कैपिटल R आपको यहाँ पे मेंशन करना है, थर्ड रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R से नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2। ये आपको दो इक्वेशंस याद रखनी है, और अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर I1 I2 की वैल्यू अगर पता हो अपन को,
तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेशन को अपन को सॉल्व करके क्या निकालना रहता है, I1 I2 की वैल्यू निकालनी रहती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे बेस्ड, तो आपको ध्यान देनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये समझाने के लिए लिखा था, डायग्राम जरूर बनाइए। और ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या निकाला, इसका डायरेक्शन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन ले लोगे तो सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें। आगे एक लाइन और लिखनी है मुझे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में मिटा रहा हूं। आगे इसके बाद जो लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, I1 and I2 can be determined, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें R की वैल्यू गिवन होगी अपने पास, E की वैल्यू गिवन, दोनों को सॉल्व करके अपन I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होता है ये, फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए ओनली, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके अकॉर्डिंग चलता है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है कि किरचॉफ्स लॉ बेस्ड होता है कि नहीं होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर ही ये किरचॉफ्स लॉ बेस्ड होता है। तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से। ये पूरा आपका किरचॉफ सेकंड लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत समय लिया है इसको पढ़ाने के लिए। और अगर ये लेक्चर पसंद आया है आपको तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगली लेक्चर सीरीज में। धन्यवाद।